हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन की सीरीज में हमारा ये 14 एपिसोड। पिछले तमाम एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी बहुत खास होने वाला है। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने के लिए आए हैं वो है पैरामेडिकल। तो गाइस चलते हैं पैरामेडिकल के जो हमारे हेड हैं, मुख्य अधिकारी हैं, उनके पास, उनसे जानते हैं कि पैरामेडिकल जो साइंसेस है उसका एक मेडिकल के फील्ड में क्या महत्वपूर्ण रोल है, उसको भी समझेंगे और आपकी जो लैबें हैं उनको भी विजिट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपकी लैबों को भी, आपके हॉस्पिटल का जो एरिया है उसको भी देखेंगे, आपकी जो पर्टिकुलर क्लासेस हैं उनको भी समझेंगे और तमाम जितनी भी चीज़ें इस आपके कोर्सेज से जुड़ी हुई हैं तमाम चीज़ों को समझेंगे। और सारी चीज़ों को समझने के बाद आपको बताएंगे, जो जानकारी है वो भी आपसे साझा करेंगे। तो गाइस चलते हैं हमारे जो पैरामेडिकल के हेड है उनके पास, उनसे समझते हैं कि पैरामेडिकल जो साइंसेस है वो क्यों ज़रूरी है और आप अगर इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए खुलती हैं, आप किन किन आपका जो प्लेसमेंट का जो ऑप्शंस हैं क्या क्या रहेगा आपके लिए, सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे आज इस वीडियो में। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हमें भेज रहे हैं तो वो भी आप वीडियो के एंड में एक बार मैं दोबारा आपसे मिलूंगा, तब आप जो है एक मैसेज और मैं आपको देना चाहूँगा। उस मैसेज के बाद फिर हम वीडियो के रिलेटेड आपको जानकारी और भी शेयर करेंगे आपको। चलते हैं गाइज, हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पैरामेडिकल के, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझते हैं कि पैरामेडिकल जो साइंसेस है वो क्यों ज़रूरी है। चलिए गाइज, थैंक यू। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, दीक्षा मैम हमारे साथ में हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पे। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप कितने साल से आप मेडिकल के प्रोफेशन में हैं और कब आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू, एजुकेशन की जर्नी कहाँ से शुरू हुई है मैम, और इस रेपुटेड कॉलेज में आप कब से पढ़ा रही हैं? जी। तो मेरा नाम दीक्षा गर्ग है एंड मैं DIMS कॉलेज, दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून में पैरामेडिकल डिपार्टमेंट को देखती हूँ। सो आई एम हेड ओवर दिस डिपार्टमेंट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर 2019 में ही आ गई थी। तो मैं एक बहुत ग्रोइंग सी स्टेज पे आई थी जब मैं भी खुद एक चीज़ों को काफ़ी समझ रही थी, जान रही थी। धीरे धीरे मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ के एनवायरनमेंट से सीखी हैं, कुछ अपने आइडियाज़ भी इनकॉर्पोरेट करे हैं एंड हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं कि हमने सक्सेसफुली अपने 2 बैचेस को हमने निकाल दिया है। काफ़ी सारे बच्चे हमारे प्लेस्ड हो चुके हैं एंड बीइंग माई सेल्फ, मैंने खुद यहाँ पे देहरादून में ही रह के मेरी एजुकेशन हुई है। मास्टर्स मेरी यहीं से ही हुई है फ्रॉम अनदर कॉलेज ऑफ कोर्स, फ्रॉम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हाँ मैं 2019। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ जी। जैसे बच्चा मेडिकल के फील्ड की जब भी हम बात करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन की जब भी बात करते हैं तो बच्चे को लगता है कि मेडिकल में, जैसे मेडिकल में डॉक्टरी कोर्स होते हैं, कुछ एक आध कोर्सेज और होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो जानता नहीं है पैरामेडिकल के बारे में। पहले तो हमारे जो व्यूअर्स में देख पा रहे हैं, जो जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, टीचर, थोड़ा इनको मैम एक बार सब्जेक्ट थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिए कि क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं पैरामेडिकल के अंदर में, जो उसके अंडर में जितने भी प्रोग्राम्स हैं क्या क्या होते हैं, और जैसा अगर हम बैचलर डिग्री की बात करें, मास्टर्स की करें या फिर आगे करें, वो कैसे कैसे बटे हुए, थोड़ा इस पर एक बार बता दीजिए जरा। देखिए, पहले हम अगर बहुत पुराने ज़माने में जाते हैं तो हम भी यही सुनते थे मैं अपने टाइम में कि या तो डॉक्टर बनोगे या फिर कुछ नहीं बनोगे या इंजीनियर बनोगे। मतलब अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो मेडिकल फील्ड को ना पहले हम 2 ही 3 चीज़ों को जानते थे कि भाई डॉक्टर बन रहा है या फिर आप शायद नर्स बन जाएंगे या कुछ भी। जी। पर इस ब्रांच को कोई नहीं जानता था, कोई समझता ही नहीं था कि क्या होता क्या है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि खाली एक डॉक्टर, हाँ बिल्कुल उनकी बहुत वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर सोसाइटी ऑफ कोर्स, बट इसके साथ नर्सेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनके बीच का एक ब्रिज होता है जो कि पैरामेडिक्स रोल प्ले करता है। जितने भी आपकी केसेस लाइक ऑर्थोपेडिक्स के पास हम जाते हैं, जो हमारे हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, उसके बाद उनकी जितना उन्होंने एक बार सर्जरी कर दी, आपका कुछ भी प्लेसमेंट करा है, उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपकी वो अलाइनमेंट बॉडी की बनी रहती है। उसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके लिए जो बच्चा होता है वो बैचलर इन फिजियोथेरेपी और उसी के बाद उससे रिलेटेड उसकी मास्टर्स करता है। जैसे हम स्पोर्ट्स में भी देखते हैं तो स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट होता है, काफ़ी सारे न्यूरो के केसेस होते हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज़ होती है, उसमें आपका न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये तो हुई फिजियोथेरेपी सबसे, ये भी पैरामेडिकल के अंदर। जी बिल्कुल, ये पैरामेडिक्स हैं जी। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक रेडियोलॉजी ब्रांच होती है, जिसमें कि ऑफ कोर्स हमारे जितने ये CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, मैमोग्राफी, ये हम सब लोग देखते हैं कि हाँ हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, एक्सरे निकालने, CT निकालने, MRI करवाने, कर कौन रहा है?
जी जी जी। कर रहे हैं वो जिन लोगों ने रेडियोलॉजी में बैचलर्स किया है और मास्टर्स किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक हमारे यहाँ पर भी सुप्रीम हमारे डॉक्टर प्रेजेंट रहते हैं, जी जी। एमडी रेडियोलॉजी, बट उनको एक कहीं ना कहीं जो ग्राउंड स्टाफ या जो उनके एक हेल्पिंग सबॉर्डिनेट्स, में वर्ड यूज करूंगी वो जी, जी, ज़्यादा जी, सही जी। रहेगा, जी जी। कि जो उनको एक चीज़ में एक हेल्प करवा पाते हैं, वो रहते हैं हमारे रेडियोलॉजी के स्टाफ। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद हम देखते हैं हमारी लैब। आजकल तो आपने देखा ही है कोविड प्रोटोकॉल में बिल्कुल मैम। लैब ने पूरे, चाहे कोविड क्यों, अभी डेंगू गया है, हमने रात दिन यहाँ पे जी, जी। खूब काम हुआ है, जी, बहुत जी, काम हुआ है। तो यहाँ तक कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे हमें उनको भी यूज़ करवाना पड़ गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा डेंगू इस टाइम फैला था। अच्छा अच्छा। तो इतनी टेस्टिंग हो रही थी, मल्टीपल टेस्टिंग चल रही थी। तो वहाँ के लिए जो बच्चा है उस पढ़ाई को सीखने के लिए हमारे पास बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। अच्छा। तो मैंने तो अभी आपको 3 ही बताई हैं। जी जी। अगर इसके अलावा आप देखते हैं, इसमें हम ऑप्टोमेट्री है जो आपका आंख वाला आँखों से होता है, जी, जी, जी। ओटी है जिसमें ऑफ कोर्स डॉक्टर आपके सर्जरी कर रहे हैं, आपका कुछ भी गायनी है वो आपका ट्रीटमेंट कर रही है, जो भी आपका चल रहा है, बट एक ओटी स्टाफ होता है जी, जी। कि ओटी को कैसे तैयार करते हैं, ऑपरेशन थिएटर को कैसे तैयार करते करना हैं, होता है। जी, वेंटिलेटर्स को कैसे काम करवाना है, जी जी जी। और जितनी भी सारी चीज़ होती हैं ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम ओटी की तरफ ओटी की तरफ जाते हैं। मैम अगर हम कोर्सेज की ड्यूरेशन की बात करें, सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूँ, तो क्या मतलब बच्चा अगर इस कोर्स में आना चाहता है तो पहले तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि बच्चे को अपनी क्या प्रिपरेशन 12th में करनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट में आने के लिए, और सेकंड जो है इसमें बच्चे में अगर वो कैसे फाइंड आउट करेगा कि मुझे 12th पास आउट होने के बाद मुझे बीएससी एमएलटी में जाना है या फिर मुझे बीपीटी में जाना है, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है मैम कि प्लेसमेंट को लेकर के बड़ा वो रहता है, बच्चा परेशान रहता है कि मैं किस में लूँ जिसमें मुझे प्लेसमेंट के ऑप्शन ज़्यादा बेटर मिल सके। तो इसको भी थोड़ा सा आप एक बार जी देखिए, प्रिपरेशन की अगर मैं पहले पॉइंट को कंसिडर करूँ प्रिपरेशन, देन हम आते हैं प्लेसमेंट। राइट। तो प्रिपरेशन के लिए तो देखिए 12th में बायो चाहिए ही चाहिए, जी, बट जी। हाँ आजकल क्या है कि मैथ्स भी, जैसे बच्चों के पास पीसीएम पीसीबी होता है, जी जी जी। तो रेडियोलॉजी की ब्रांच में आपका मैथ्स कैन बी फंक्शनल। अच्छा। हाँ, अदरवाइज बायोलॉजी इज द मेन सब्जेक्ट और द कोर सब्जेक्ट। इसमें ड्यूरेशन की हम बात करते हैं मैम, क्या जितने भी बैचलर डिग्री हैं हमारे पैरामेडिकल जी। में सबकी ड्यूरेशन लगभग सेम होती है? सर देखिए, सेम तो नहीं है। जी 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 जी। जैसे कि फिजियोथेरेपी है, जी। उसको 4.5 साल लगेंगे करने अच्छा। के लिए। रेडियोलॉजी और लैब टेक्नीशियन, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये होंगी आपकी 3.5 साल में, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप्स बता रही हूँ। जी 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 जी। ऑप्टोमेट्री के लिए अब हम रिसेंट डेवलपमेंट ये देख रहे हैं कि इसकी डिग्री का ड्यूरेशन बढ़ा दिया जा रहा है, इसको टोटल आपका 5 का करा जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्टोमेट्री की। अच्छा 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 अच्छा। ओटी के लिए भी आपका 3.5 साल। तो थोड़ा वेरिएशंस हैं डिग्रीज के ड्यूरेशन के स्टडी के हिसाब से वेरिएशंस हैं। जी। अब बात आती है मैम कि बच्चे ने ब्रांच भी फाइनल कर लिया, वो समझ गया चीज़ों को, जैसे जो चीज़ें आपने उनको समझाई। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बच्चा हमसे पूछता है, जिस पर सबसे ज़्यादा हम डिस्कशन करते हैं बच्चों के साथ में, वो क्वेश्चन है कि अगर मैं पैरामेडिकल फील्ड में आना चाह रहा हूँ, बच्चा आना चाह रहा है, तो प्लेसमेंट का ऑप्शन कैसे कैसे देखते हैं मैम? आप उसको थोड़ा सा इसको लिमिट कीजिएगा एक बार थोड़ा सा। देखिए, प्लेसमेंट का ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब बच्चा इंटर्नशिप कर रहा होता है, जी जी जी, तो काफ़ी हद तक वो काम उस इंटर्नशिप में 6 महीने, हमारे पास जो बच्चा आ रहा है हम उसे हॉस्पिटल की भी ग्रूमिंग दे रहे हैं, हमसे पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा। पर जो काम वो 6 महीने में सीखता है, अच्छा अच्छा अच्छा। और वो जो कनेक्शंस वहाँ पे बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। अच्छा रेस्ट हमारा इस कॉलेज में, हमारी ये एक कोशिश रहती है अच्छा। कि हम यहाँ पे डिफरेंट हॉस्पिटल्स को कॉल करते हैं, जैसे कि हमने ये पिछले साल भी शुरू किया था एक प्लेसमेंट ड्राइव। जैसे कि हम अब देखते हैं इंजीनियर्स के साथ होता है जी, जी, कि जी, विप्रो आ रहा है, HCL आ रहा है, आई डोंट नो, मेनी तमाम कंपनियां कंपनीज आती हैं, वो उनको लेके जाती हैं। जी जी। हमारा ये मानना है कि जैसे हमारे कॉलेज में नर्सिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट ड्राइव होता है, जी जी। ऐसे ही हमने एक स्टार्ट करा है कि हम पैरामेडिकल के लिए भी करते हैं। जी जी जी। तो हम अपने नोन में, अपने सर्कल में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अच्छा। देखिए चाहे वो शुरुआत हमेशा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ सीधे तुम जाओ मैक्स में चले जाओ, या बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कोकिला बहन में चले जाओ, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। बहुत अच्छी बात है अगर हमारे यहाँ का बच्चा वहाँ तक पहुँच पा रहा है पहले स्टेप में, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। बट हमारी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट बच्चा पहली सीढ़ी तो चढ़ जाए। तो इसलिए यहाँ पर हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स को कॉल करते हैं, जी। जिससे कि आप
हमारे यहाँ से जानकारी जी बच्चों तक पहुंचे। बाकी मैं यही कहूँगी, प्लेसमेंट्स जितने भी होते हैं हॉस्पिटल्स में, मल्टीपल हॉस्पिटल्स अब खुल रहे हैं, पहले का ज़माना अब नहीं रहा है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें अब बहुत बेहतर हो गई हैं। बिल्कुल। मेडिकल सेक्टर भी आपका इम्प्रूव हो रहा है डे बाय डे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, सरकारी खुल रहे हैं, प्राइवेट भी खुल रहे हैं, तो मल्टीपल एवेन्यूज क्रिएट हो रहे हैं और होने वाले हैं। मैम थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है कि बच्चे ने पूछा कि चलो उसने पैरामेडिकल का कोर्स भी फाइनल कर लिया मैम, उसने जो है अपना डिपार्टमेंट भी फाइनल कर लिया कि भाई चलो मुझे बीपीटी से जाना है, या फिर मुझे जो है लैब टेक्नीशियंस में जाना है, या मुझे ओटी के थ्रू जाना है, तो उसने अपना ये चीज़ फाइनल हो गई। अब इसमें बच्चा दो तरह के क्वेश्चन करता है। एक तो बोलता है कि प्राइवेट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, जो आपने अभी डिस्कस कर दिया कि प्राइवेट में मैं किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी डिपार्टमेंट में अपना अटैच हो सकता हूँ, जहाँ पे भी मेरी जो उसकी क्वालिटी होगी बच्चे के, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका प्लेसमेंट भी हो जाएगा जैसे उसने स्टडी करी होगी। अब गवर्नमेंट में क्या ऑप्शन खुलते हैं बच्चे के लिए, अगर गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें पैरामेडिकल के थ्रू में? गवर्नमेंट में भी सर बहुत वैकेंसीज निकलती हैं। अच्छा, निकलती हैं जी। इनमें आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल भी निकलेंगी और परमानेंट भी निकलती है। दोनों निकलती हैं? दोनों निकलती हैं इनके आपको। और गवर्नमेंट वैकेंसीज ऐसा नहीं है सीधे वो कह देंगे आओ, आपको उनका एंट्रेंस क्वालिफाई करना है। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, उनका एंट्रेंस आपको क्वालिफाई करना है, उनका इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना है, तब जाके आपको गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन मिलेंगे जी। तो इसमें भी मतलब बच्चा जो है उसको जैसे उस एंट्रेंस को क्वालिफाई करेगा वो उसके स्टडी से रिलेटेड ही होगा। बिल्कुल हाँ जी। जैसे अगर सपोज कीजिए मुझे लैब में जाना है, आई बिलोंग टू अ लैब प्रोफेशनल एक्टिविटी, तो वहाँ पे उनके फॉर्म्स निकलेंगे, बच्चा जाए उनके पोर्टल्स। जब बच्चा फाइनल ईयर में आता है जी, मैं उसे कहती हूँ एक पहले 2-3 साल अपनी पढ़ाई पे लगाओ, कुछ मत सोचो इधर उधर, ठीक है। आप जब फाइनल ईयर में आते हैं तब आप अपना शुरू कर दो ढूंढना, फॉर्म कब कब निकलते हैं, एक्टिव रहें। सोशल मीडिया हमारे टाइम में तो इतना था भी नहीं, अब तो गूगल पे सब मिलता है। जी। तो आप अपना प्लेसमेंट वगैरह देखते रहें कि सरकारी फॉर्म्स कब निकल रहे हैं। एम्स के निकलते हैं, पीजीआई के निकलते हैं, और आपके कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में अब बहुत सारे खुल रहे हैं, तो उनके अलग से फॉर्म्स निकलते हैं। तो मैम हमारी जो स्टेट में भी निकलते होंगे जी, उत्तराखंड के अभी निकले हैं थोड़े दिनों पहले। तो गाइस सब देख पा रहे हैं, मैम ने इस चीज़ को भी आपको क्लियर किया। उन्होंने बताया कि देखिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के खास इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शन आपको खुलते चले जाते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना कुछ करना चाहते हैं, अपनी खुद की लैब डालना चाहते हैं, या अपना खुद का कुछ आपका स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें भी आपके लिए जो है उसमें भी आप अपना कर सकते हैं। इवन आप किसी हॉस्पिटल में अटैच होकर काम करना चाहते हैं तो वो भी सारे ऑप्शन आपको खुलते हैं। इवन आप जो है मतलब आपके लिए सारे ऑप्शंस खुलते हैं, आपका स्टेट का है, सेंट्रल का है, तो काफ़ी सारी वैकेंसी आपको खुलती चली जाती है। तो प्लेसमेंट में भी आपको अच्छी खासी हेल्प हो सकती है अगर आप इसमें आते हैं तो प्लेसमेंट का भी ऑप्शन आपका। मैम फाइनली आपने काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर किया। अब एक मैसेज मैम बच्चों को क्या देना चाहेंगे आप आपकी तरफ से, जो हमारे व्यूअर्स में देख पा रहे हैं कि क्या आपकी तरफ से एक मैसेज इनको जो थोड़ा मोटिवेट भी करे बच्चों को? जी बिल्कुल, एक मैसेज आपकी तरफ से चलते देखिए मैं यही कहूँगी कि आजकल के ज़माने में मेडिकल फील्ड जो है वो बहुत उभर रही है। बिल्कुल, दिन प्रतिदिन हमें आगे ही बढ़ना है। और जिस हिसाब से आपने देखा ही है 2020 में पूरे वर्ल्ड ने लॉकडाउन फेस किया, कोविड पैंडेमिक फेस किया, उसमें फ्रंट लाइन वॉरियर्स की अगर बात की जाए तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स में सारे के सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स एंड नर्सेस थे। एंड हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत अलग से एक्नॉलेज किया था। बिल्कुल, हर चीज को अप्रिशिएट किया था। जी, कि बहुत एफर्ट, अगर आप देखेंगे तो जितना भी आगे जाके जितनी रिसर्च एक्टिविटीज करनी है, बच्चों को मतलब रुकना नहीं चाहिए। आज सैलरी का पहला चेक मिला है तो ये मत सोचो ये जिंदगी है। बिल्कुल, इसमें आगे कितना कर सकते हो, कितना आगे बढ़ सकते हो, इसमें बढ़ो, रिसर्च में जाओ। हर फील्ड की रिसर्च चल रही है, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, रेडियोलॉजिस्ट हो, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस हो, आपके ऑप्टोमेट्री हो, ओटी, हर फील्ड में रिसर्च चल रही है। ये आपको चुनना है कि आपको अपने पहली सैलरी चेक में जिंदगी ढूंढनी है या आगे बढ़ना है। अपनी ग्रोथ आपको फाइनली आगे करनी है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी इंडिया ने ही बनाई थी सबसे पहले। बिल्कुल, तो वो भी हम ही लोग थे। जी।
तो ठीक है गाइस, ठीक है। मैम ने आपको बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से आपकी जो है आप अपनी स्टडी को तैयारी कर सकते हैं, कैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको प्रिपेयर करनी है और 12th में आपको अच्छा कमांड करना है इस पर आगे चल करके, किस तरह से आप आगे चल करके अपना जो है फील्ड चूज़ कर सकते हैं। चूज़ कैसे करना है उसके भी तरीके मैम ने आपको क्लियर किए। उन्होंने आपको ये भी बताया कि आगे चल करके क्या क्या सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने खुलती हैं। फिर मैम से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम हम थोड़ा सा आपके लैब भी थोड़ा सा विजिट करना चाहते हैं। आप थोड़ा सा जो हमसे जुड़े हुए जो छात्र हैं थोड़ा सा एक एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि जितनी किस टाइप की आपकी लैबें होती हैं और जो आपकी अदर फैकल्टीज़ हैं मैम, थोड़ा उनसे भी हम लोग मिलना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ठीक है मैम, मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू। हम लोग आए हैं माजिद सर के पास। माजिद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। सर, जैसे BMRIT की जब भी बात होती है तो बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि मैं अगर रेडियोलॉजी में अगर सेलेक्ट करता हूँ पैरामेडिकल में, तो उसमें क्या क्या मशीनें होती हैं जिनके बारे में बच्चा पढ़ता है। फर्स्ट ईयर में कौन सी मशीनों के बारे में पढ़ता है, सेकंड ईयर में कौन सी मशीन के बारे में पढ़ता है। अभी हम जिस लैब में आए हैं ये किस चीज़ की लैब है सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे एक बार। देखिए, एक्सरे मशीन से, जो हमारी एक्सरे मशीन है, यहाँ से हम मशीन को ऑन करने के बाद यहाँ से पेशेंट को लेटाते हैं। लेटाने के बाद हम ये एक्सरे ट्यूब होती है, यहाँ से एक्सपोज करने के बाद पेशेंट की इमेज बन जाती है। इमेज बनने के बाद बाकी जो हमारा प्रोसेस होता है, फिल्मिंग जो प्रोसेस, वो हमारा अब कंप्यूटराइज आ चुका है। बाकी हम सब कंप्यूटराइज करते हैं। अच्छा, यहाँ से सिर्फ आप इमेज को लेते हैं सर? हाँ, इमेज लेते हैं, बाकी जो प्रोसेस करते हैं वो सारी कंप्यूटर फिर हम कंप्यूटर से। हाँ, कंप्यूटर से। तो गाइस, आप देख पा रहे होंगे सर ने इसको एलिब्रेट किया। उन्होंने बताया कि ये जो मशीन है आपकी एक्सरे से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको, जब आप BMRIT के पार्ट में आते हैं तो एक्सरे से रिलेटेड जो जानकारी है आपको इस वाली लैब से आपको बताई जाती है कि किस तरह से आप यहाँ पर उसको करते हैं, मशीन से फंक्शन करते हैं। उसके बाद आप लैब्स अपनी जो कंप्यूटर के जो उसमें आप इमेज को फाइंड आउट करते हैं, उसमें देखते हैं क्या समस्या क्या नहीं है, उस हिसाब से फिर आप पेशेंट को डायग्नोस करते हैं। चलते हैं सर के साथ एक दूसरे लैब में जो आप ही का पाठ्यक्रम है, उसमें देखते हैं कि दूसरी मशीन को समझते हैं कि वो किस तरह से आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में आपको हेल्प करती है चीज़ों को समझने में। हमारे रेडियोलॉजी फील्ड में जैसे एक्सरे के बाद हम आ जाते हैं CT स्कैन मशीन में, जो होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, अब इसमें जो हम इमेजेस या जो डायग्नोस हम एक्सरे में नहीं कर पाते हैं, वो डायग्नोस हम CT स्कैन में होता है। CT स्कैन में तो थोड़ा सा सर इसको ऑपरेट करते हैं, जरा देखते हैं कैसा होता है। हाँ, मैं बता देता हूँ पेशेंट को। ये पेशेंट टेबल होती है जी, ठीक है ना? हाँ, पेशेंट टेबल, ये इसको हम पेशेंट काउच भी कहते हैं। पेशेंट को इस पर लेटा देते हैं, जैसे भी पोजीशन होती है। पोजीशन के बाद हम पेशेंट को इसमें करते हैं लाइक इस तरह से फंक्शन करता है सर। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन हम पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं उसकी पोजीशन में, और पेशेंट इन होता है, जैसे इस गैंट्री में बोलते हैं हम इसको, वैसे ही हमारा स्कैन शुरू हो जाता है। स्कैन कंप्लीट होने के बाद ये हमारा फिर से उसी पोजीशन में आ जाते हैं पेशेंट का। और इस मशीन में क्या होते हैं, डिटेक्टर होते हैं। डिटेक्टर जी। हाँ, डिटेक्टर्स होते हैं। ये जितने भी जो भी हमारे बॉडी में टिश्यूज है, पैथोलॉजी जो देखते हैं हम, वो हमारी डिटेक्ट हो जाती है, और फिर हम उसको, ये हमारी कंप्यूटर में जाने के बाद हम वहाँ से इसको डायग्नोस करते हैं। तो इस तरह से सर इस जो बच्चा है जो हमारे इसमें इस पाठ्यक्रम में सिलेबस में एडमिशन लेगा इस वाले कोर्स में, तो ये इस मशीन के बारे में भी जानकारी वो लेगा सर? हाँ, बिल्कुल। इस मशीन के बारे में जानकारी नहीं, इसको प्रॉपर ऑपरेट करेगा। जी, ऑपरेट करेगा। हाँ, इसको ऑपरेट करेगा वो। ये सब कुछ, ये एक्सरे, CT स्कैन, MRI पार्ट आता है। मशीन आती है मेमोग्राफी। हाँ, वो भी, ये जितने भी स्टूडेंट होंगे रेडियोलॉजी में, ये सारी मशीन को ऑपरेट करेंगे इस 3 ईयर में, और 6 मंथ में वो इसमें प्रॉपर इंटर्नशिप करते हैं। ठीक है सर, तो ये वाला पार्ट। तो गाइज, आप देख पा रहे होंगे माजिद सर ने इस चीज़ की जानकारी आपको दी। उन्होंने बताया कि आप BMRIT में अगर आप एडमिशन लेते हैं इस कोर्स में पैरामेडिकल के, तो आपको ये सारी फंक्शनिंग आपको देखनी है, इसको सारा ऑपरेट करना है, कस्टमर की सारे केस को स्टडी करनी है, किस मशीन में कैसे पेशेंट को आप अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, कैसे उसके जो है सारी फंक्शनिंग मशीन के थ्रू करते हैं। तो वो सारा डायग्नोस का जो सिस्टम है वो सारा इन मशीन के थ्रू आपको करना होगा। और पेशेंट की जो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग जब आप करते हैं, उसको सीखते हैं, तो सारा आपका इसी सिलेबस में है। सर ने आपको एक्सप्लेन किया। तो सर, इसके अलावा कोई और भी पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हम इसमें प्रोसेसिंग बता सकते हैं, जो यहाँ से तो मशीन ने अपना वर्क किया, फिर उसके बाद जो कंप्यूटर वाला जो वहाँ की जो फिल्मिंग इमेजेस जो होती है, वो कैसे होती हैं उसको भी थोड़ा सा। हाँ, मैं बता देता हूँ। गाइस, चलते हैं सर के साथ में और थोड़ा फिल्मिंग वाली जो इमेजिंग है हमारी, जो इमेजिंग वाला जो हमारा पार्ट है, उसको थोड़ा समझते हैं जैसे सर बता रहे हैं। चलिए, और फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं फिर से दोबारा से मजीद सर के पास में, और
मजीद सर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे मशीन को आपने देखा ना, मशीन किस तरह से होती है, जैसे एक्सरे की मशीन आपकी कैसे थी, आप जाकर के किस तरह से मशीन से उसको ऑपरेट करते हैं, फिर जो सिटी स्कैन वाली हमारी मशीन है वो कैसे काम करती है, वो कैसे फंक्शन कर रही थी। उसके बाद उसको ऑपरेट करने के बाद हम सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे सर एक्सप्लेन करेंगे कि जो बाकी मशीनें हैं जिसमें हम रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। सर इसके बारे में थोड़े बार एक्सप्लेन कीजिए। ये हमारा सिटी और एक्सरे कंसोल रूम है, ठीक है ना। अब क्या है, जैसे हमने एक्सरे किया, एक्सरे करने के बाद ये हमारी रेडियोग्राफिक कैसेट, इसमें जो इमेज डिटेक्ट हो जाती है, डिटेक्ट होने के बाद ये हमारा एक्सरे रीडर होता है। इस कैसेट में जो भी इमेज आई हमारी है इसमें रीड हो जाती है। रीड होने के बाद ही हमारा डिस्प्ले पे शो होता है, ये हमारा डेस्कटॉप पे शो होता है। जो भी पेशेंट के अंदर जो भी पेशेंट में डिसीज है वो यहाँ हम इसमें देख रहे हैं। गाइस आपने समझा, सर ने आपको, मजीद सर ने बताया कि एक्सरे वाला जो पार्ट है, जैसे आप एक्सरे वाले रूम को देख रहे थे, वहाँ पर मशीन से उसको ऑपरेट होने के बाद रिपोर्ट हम कैसे तैयार कर रहे थे वो सर ने बताया। अब सिटी स्कैन में जैसे आपने वहाँ पर मशीन को ऑपरेट किया, उसके बाद बाकी का जो पार्ट है उसका वो सर आपको समझा रहे हैं। सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कैसे करेंगे। कुछ इस तरीके से शो होती हैं। जी जी। जैसे ये हमारी ब्रेन की स्टडी है, इस तरीके से हमारी ये शो होता है इमेजेस, ये 3D 2D सब हमारी इमेजेस शो होती हैं इसमें। अच्छा, तो इसमें सर सारी इमेज हमको दिखाई देगी। हाँ। इससे हम स्टडी करते हैं कि मतलब ये किस तरह की इमेजेस, क्या दिक्कत है, क्या पेशेंट को क्या परेशानी है, पेशेंट को किस टाइप की इंजरी है। जी जी। हाँ, ये सब हम इसमें देख लेते हैं सिटी स्कैन मशीन। इस तरह से आप जो है इस पाठ्यक्रम के अंदर जो सिलेबस है गाइस आपका, यानी कि जो आप BMRIT के कोर्स में जब आप एडमिशन लेते हैं तो सर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसमें आपको एक्सरे का पार्ट भी समझना है, उसमें सिटी स्कैन वाला पार्ट भी आपको समझना है, उसमें MRI का पार्ट भी आपको समझना है। यानी कि रेडियोलॉजी के अंदर जितनी भी चीज़ें आपकी आती, तमाम चीज़ें जो हैं, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सारा आपका इस सिलेबस के अंदर आपका इंक्लूड है। तो सारी चीज़ों को आपको समझना होता है। तो गाइज ये थी आपकी BMRIT की लैब। अब हम चल रहे हैं एक और नई लैब में। वहाँ पर एक नए जो हमारे जो वहाँ पर जो इंचार्ज हैं लैब के, उनसे समझते हैं कि वो क्या चीज़ वहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं और वो किस तरह से उसको ऑपरेट कर रहे हैं। चलिए गाइज, थैंक यू। गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे आज हम जो है पैरामेडिकल के कोर्सेज को कवर कर रहे हैं, और इसी क्रम में आपने देखा कि पहले BMRIT की जानकारी हमने आपसे साझा करी। सेकंड जो अभी हम आए हैं, सेकंड लैब में आए हैं और सेकंड OPD में आए हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर कविता नेगी जी। मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी एक मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है जी जी। जिसमें आप मेनली ये 4.5 years का कोर्स है। अच्छा। 4 year का आपका थियोरेटिकल पूरा चलेगा एंड 6 month की इसमें इंटर्नशिप इंटर्नशिप रहेगी। होती है। जी जी। और फर्स्ट ईयर आपका बेसिक, हम जनरल जो एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ें जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स इनके रहते हैं जो बेसिक रहते हैं। जी जी। उसके बाद सेकेंड ईयर से हम बच्चों को OPD और आपका जो वार्ड ड्यूटीज़ हैं वो स्टार्ट करवाते हैं, ओके। ताकि जो बच्चों का इंटरेक्शन है वो पेशेंट्स के साथ, जो भी क्लिनिकल चीज़ें हैं वो लर्न कर सके। अच्छा। और स्कोप इसमें यही है कि आगे जाके आप क्लिनिकल में जाना चाहें, आप क्लिनिकल में जा सकते हैं, आप एकेडमिक्स में जाना चाहें तो आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं। एंड फर्दर ऑन अगर आप चाहें आगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप मास्टर्स भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। मास्टर्स भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे निकी मैम ने आपको ये जानकारी दी, डॉक्टर निकी मैम ने। उन्होंने बताया कि अगर आप जो है, अगर फिजियोथेरेपी के कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप एकेडमिक जो आपका पार्ट होता है उसमें भी आप कर सकते हैं काम, और आप अगर क्लिनिकल जाना चाहते हैं तो उसमें भी आप अपना जो करियर है बेटर बना सकते हैं। आगे चल करके आप मास्टर्स भी कर सकते हैं और आगे PhD का भी ऑप्शन होता होगा मैम। PhD का भी ऑप्शंस रहता है। जी जी। प्लस सर मास्टर्स में भी स्पेशलाइजेशन रहता है। जैसे अगर पर्टिकुलर आपका इंटरेस्ट है ऑर्थो में, अगर आपका इंटरेस्ट है तो मस्कुलोस्केलेटल आपका अलग से स्पेशलाइजेशन रहता है। प्लस आपका न्यूरो, अगर न्यूरो रिहैबिलिटेशन में आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप न्यूरो रिहैबिलिटेशन जा सकते हो। ऐसे ही कार्डियो है आपका, जीरियाट्रिक्स जो ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए है, पीडियाट्रिक्स जो बच्चों के लिए है आपका, तो अभी गायनी एंड ऑप्स भी है इसमें ब्रांच। तो ये मल्टीपल ब्रांचेस हैं जिसमें आप अपना आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें बच्चे को ऑप्शन मिलता है मैम। बच्चे को ऑप्शन। और आप 4.5 साल के ड्यूरेशन में देखो डॉक्टर आप कई प्रकार से बन सकते हैं। जैसे एक तो आप नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके बाद आप MBBS दे रहे हैं, वो भी आप डॉक्टर बन रहे हैं, BHMS कर रहे हैं, BAMS कर रहे हैं, वो भी डॉक्टर हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली, अगर आपका जो है, अगर आप PPT में एडमिशन लेते हैं तो भी आप एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं। और उसमें 4.5 साल के ड्यूरेशन में जो है 4 साल की आपका स्टडी होती है जैसे मैम ने बताया, और 6 मंथ की आपकी जो है इंटर्नशिप होती है जिसमें आपको सारे जितना क्लिनिकल पार्ट है आपका वो सारा आपको सिखाया जाता है। पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, कैसे हैंडल करना है ना, तो सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जाती है। तो मैम इसमें जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं आपके OPD में और हम देख पा रहे हैं कि कुछ यहाँ पे बाउंस वगैरह भी रखे हैं आपने, तो
ये बेसिकली इसमें लैब का भी पार्ट है इसमें या फिर सर ये तो फिजियोथेरेपी ओपीडी है। ओपीडी है? अच्छा। तो सर जो पेशेंट ट्रीटमेंट का मेन पार्ट रहता पार्ट है, है, जी, जी। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारा मेन फोकस रहता है जी जी, वो सबसे पहले हमारी चीज़ें रहती है पेशेंट असेसमेंट पे। असेसमेंट करते हैं। लाइक यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट मशीन्स हैं, बट फिजिकल असेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम फिजिकली किसी को असेस कर पा रहे हैं बेटर तरीके से, देन हम उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट उसको देंगे। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है असेसमेंट पार्ट। असेसमेंट पार्ट। तो असेसमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आप अगर आपका असेसमेंट अच्छा है जी, जी। तो आप जो भी पेशेंट का कंडीशन है वो अच्छे से डायग्नोस करके और उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। तो ये पुराना उसका जो हिस्ट्री है, उसका जो कुछ स्पेशल टेस्ट रहते जी। हैं, तो उनके बेसिस पे हम प्रॉपर असेसमेंट तैयार करते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट हमारा जो ट्रीटमेंट का रहता है वो डिवाइडेड रहता है। लाइक हम एक्सरसाइज थेरेपी से भी ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, इलेक्ट्रोथेरेपी जो है उसके थ्रू भी हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो एक्सरसाइज थेरेपी यहाँ पे ओपीडी में एक्सरसाइज थेरेपीज और जो इलेक्ट्रोथेरेपी है उसके लिए जो मोडालिटीज़ हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं, उपलब्ध है वो यहाँ हाँ पे। वो सारी मोडालिटीज़ यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो गाइस देखते हैं मैम, थोड़ा अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा एक बार थोड़ा सा संक्षेप में दिखा दीजिएगा। सर तो इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारी मोडालिटीज़ जो रहती हैं वो कुछ बेसिक मोडालिटीज़ जो हैं जनरली हम ओपीडी में रखते हैं, वो आ जाएंगी आपकी SWT हो गई, IFT हो गई, आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, हॉट पैक हो गया, टेंस हो गया। तो ये सारी मोडालिटीज़ हम पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये टेंस है तो पेन रिलीफ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट चैनल्स प्रेजेंट हैं, तो ये जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी में प्लेस करके देन हम इंटेंसिटी जो है वो पेशेंट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। ये भी मैम इसी का पार्ट है जो सेकंड वाला पार्ट? ये सर अल्ट्रासाउंड थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड है। जी जी, इससे भी आप पेशेंट? हाँ भी, ये भी पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए ही हम यूज करते हैं। एक जो डायग्नोसिस वाला अल्ट्रासाउंड होता है वो डिफरेंट होता है, जी जी जी, और ये थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड जो है ये अलग होता है। हाँ, ये मेन पेन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। जी जी, तो ये सारी मशीनें मैम जितनी भी हैं सारी आपने रखी हैं हाँ जी। ओपीडी में, तो इससे आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं। हाँ जी। और ये ज्यादातर जो है इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है? हाँ, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है। जी जी जी। बाकी ये जो है इधर ये मॉइस्ट हीट थेरेपी है, तो इसमें हॉट पैक रहता है। ठीक है, तो वो हॉट पैक हम यहाँ पे यूज करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। इसके अंदर हॉट पैक्स प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो इससे भी आप ट्रीट करते हैं? हाँ, प्रायर ट्रीटमेंट भी हम पेशेंट को लगाते हैं ताकि जो मसल्स हैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और जो हमारा ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो बेटर रिजल्ट हमें शो करे। जी जी, ठीक है। तो गाइस आप देख पा रहे हैं मैम ने इस चीज़ को बताया आपको, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो अगर आप जैसे फिजियोथेरेपी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका पार्ट में क्या क्या सारी चीज़ें हैं जो आपको स्टडी करनी है, स्टडी के दौरान आपको पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है उसकी जानकारी उन्होंने आपसे साझा की। मैम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने में, थैंक यू सो मच। आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग पैरामेडिकल के कोर्स को कवर कर रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं एक सेकेंड लैब में, यानी कि तीसरी लैब में आ चुके हैं, और हमारे साथ में है मोनिका नेगी मैम। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। थोड़ा मैम बताइए ये क्या है, किस तरह की लैब है और ये क्या इसका क्या महत्वपूर्ण, मतलब जो हमारा फिजियोथेरेपी का हम लोग अभी कवर कर रहे हैं ये वाला पार्ट हमारा फिजियोथेरेपी के, उसमें इसका क्या महत्वपूर्ण रोल है मैम? ये हमारा रिहैबिलिटेशन रूम है फिजियोथेरेपी का। अभी आप जहाँ से आए हैं वो था हमारा ओपीडी था? हाँ जी, जी जी, जहाँ पे आपने देखा होगा हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक मोडालिटीज। जी ठीक है, जी जी, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास। अच्छा, ठीक है, अच्छा, पुनर्वास होता है इसका मतलब। जी, जी। अब आपके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, कई बार हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं जो ढंग से चल नहीं पाते, या जिनकी इतनी वीकनेस होती है कि भाई उठा के एक गिलास भी अपना पानी का मुंह तक नहीं लेकर आते, तो यहाँ पे उन सबका हम पुनर्वास करते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के इस्तेमाल से। ये जो है ये हमारे डंबल्स हैं। जी, थोड़ा मैम इनको बताना स्टार्ट कीजिए। हाँ जी जी जी, कैसे? जी, ये हमारे डंबल्स हैं। ठीक है, अलग अलग वेट के हैं। अच्छा, ये हम वेट ट्रेनिंग के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। ये जिम जैसा दिखता जरूर है लेकिन ये जिम है नहीं। अच्छा, इसका ठीक है, इसका प्रोसीजर अलग है? हाँ जी, जी, जी। जिम में हम क्या करते हैं, हमारा एक ही काम होता है, भाई हमें मसल्स बढ़ानी है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें उसी मसल में वापस से जान डालनी है कि वो वापस से अपना काम शुरू कर सके। ठीक है, कर सके। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे ये हमारा डंबल्स हो गया, ये 4 kg का डंबल है हमारा। जी जी जी। ये हमारे एंकल वेट्स हो गए या आप रेस्ट वेट्स कह लीजिए। अच्छा, ये हम हाथों में भी बांध सकते हैं, पैरों में भी बांध सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है भाई उससे बिल्कुल भी वजन नहीं उठाया जा रहा है, उसके पैरों पे हमने कहा कि भाई अपने पैरों को अपनी तरफ मोड़िए, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे ये बांधते हैं कि इसके साथ उठाने की कोशिश करो, ये ज्यादा कंफर्टेबल भी है। अच्छा, ठीक है, इसमें आपको खुद से कुछ नहीं करना है, ये हमने पूरा बैंड बांध दिया, आपका काम बन गया। अच्छा, ठीक है, ये है हमारा फिंगर एक्सरसाइज। ठीक है, इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
आप भी इस्तेमाल करके देखिए, ये ना वजन लाता है, अच्छा, ये वाकई में रेजिस्टेंस देता है। गाइस मैं भी देख पा रहा हूँ हाँ कि इसमें काफी प्रेशर मुझे करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है, तभी जाके अच्छा। तो इससे अंगुलियों की जो हाँ मूवमेंट जी, है, हाँ जी, वापस से रिस्टोर होती है। शुरू शुरू में हम भी पेशेंट की सिखाते हैं भाई ज्यादा नहीं खींचना है, अच्छा अच्छा। आराम से करिए, तो इतना मैम ही, इतना ही। ज्यादातर जैसे मैं समझ पा रहा हूँ जितने एक्सीडेंटल केस आते हैं या फिर जैसे आजकल ये मेडिकल में बहुत कंपलसरी हो गया है, जैसे कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो उसके बाद जैसे चाहे हाथ का है, पाँव का है, जी जो डॉक्टर्स हैं वो फिजियोथेरेपी को बहुत कंपलसरी कर रहे हैं। जी जी जी। तो इसका क्या बेनिफिट हो रहा है मैम? जैसे सर इसका बेनिफिट ये है कि हम मूवमेंट को वापस लाते हैं, जो फंक्शनल एबिलिटी है, जैसे मैंने अभी बताया ग्लास को अपने मुंह तक लाना, या फिर आप एक छोटी सी चीज को ले लो, चाबी से ताला खोलना, जी जी जी, पेन से लिखना, वो सारी भी चीजें हमारी मोटर फंक्शंस में आती हैं। अच्छा ठीक है, बहुत ही फाइन मोटर फंक्शंस कहते हैं कि ये बहुत देर से आती है हमारी बॉडी में वापस, धीरे धीरे हम सीखते हैं। जैसे आप एक बच्चे को ले लीजिए, बच्चे को कुछ नहीं पता होता, ठीक है, वो धीरे 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 चलता है, पहले बैठता है, पहले सरकता है, फिर बैठता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर वो धीरे धीरे खाना देखता है कि भाई कैसे खाना है, कैसे ग्लास को उठाना है, सबसे सीखता है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया जो है मैम, हाँ जी। तो आप एक प्रोसेस से गुजारते हैं पेशेंट को, जी जी जी, और उसको ट्रीट करते हैं, उसमें जान डालते हैं उसके मसल्स में। यानी कि पहले मैम जैसे ऑपरेशन होते थे तो कई महीने तक पट्टी रहती थी हाथ में। जी जी जी। तो अब जैसे कि पट्टी खुलने के बाद ये कंपलसरी हो जाता है कि फिजियोथेरेपी लेने के बाद वो जल्दी रिकवर होता है पेशेंट। जी बिल्कुल, उसको आप सारी फंक्शनिंग जी, कराते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हाथ तो अकड़ा हुआ रहता है मैम। हाँ जी, तो आप उसको ठीक करते हैं ना? जी हम उसकी अकड़न भी ठीक करते हैं। अब सिर्फ हम फ्रैक्चर्स तक ही नहीं है जी, मतलब जी, डिपेंडेंट, हम इसके आगे भी जाते हैं। जैसे पैरालिसिस हो गया, आपका कोमाटोस पेशेंट हो गया, कोमा में कोई पेशेंट है, अच्छा, हमने कोई और इंजरी ले ली, आप ये ले लीजिए, टेनिस एल्बो ले लीजिए, गोल्फर्स एल्बो ले लीजिए, किसी भी तरह का एक बहुत देर तक अपना फोन इस्तेमाल करने से हमारे इधर इस जगह पे दर्द भी होने लग जाता है, तो इसका भी ट्रीटमेंट है। सर्वाइकल का ट्रीटमेंट है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे देखने की वजह से एक हम्प डेवलप हो जाता है पीछे, उसका भी ट्रीटमेंट है। मतलब बॉडी का ऐसा कोई भी एरिया है ही नहीं जिसका ट्रीटमेंट नहीं होता होगा। ठीक है, तो गाइस आप समझ पा रहे हैं, डॉक्टर साहब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि देखिए आपके लिए ये फंक्शनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे कि साइटिका का पेन है, आपका स्पॉन्डिलोलिसिस की दिक्कत आती है, आपका बैक में दिक्कत आ जाती है, तो उसको भी कैसे पेशेंट यहाँ पर आकर के ठीक करते हैं। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है उनको भी समझते हैं मैम, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट में फटाफट थोड़ा सा संक्षेप में समझा दीजिए ये कैसे कैसे क्या ये इनकी हमारी फंक्शनिंग। स्टेयर्स है, आप इसे ट्रेनिंग स्टेयर्स कह दीजिए। जी, ठीक है, सीढ़ियों पे चढ़ना अच्छा। यहाँ पे सिखाया जाता है, ये अलग अलग है। जी। ये जो है ये आपके थोड़े शॉर्ट हैं, ये आपके ब्रॉड लैडर्स। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, जैसे काफ स्ट्रेचिंग हो गया। जी जी जी, बेसिकली हमारा स्टेयर गेट ट्रेनिंग वो यहाँ पे होता अच्छा है। अच्छा अच्छा जी, जी, ये हमारा सबसे पहले ये है हमारा स्विस बॉल। अच्छा, ठीक है, ये जो स्विस बॉल है जी। ये हमारा आता है कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए, जो कोर मसल्स होती Core हैं हमारी, muscles, जी, हाँ जी, अच्छा। जो हमारे एब्डोमेन को और हमारे बैक को सपोर्ट करती है, उसकी ट्रेनिंग कराते हैं। एथलीट्स पे भी, मतलब जो एथलीट्स होते हैं सारे, वो भी इसी में ही ट्रेनिंग करते हैं अपनी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जैसे मैं स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन में हूँ तो हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं कोर ट्रेनिंग के टाइम पर अपने एथलीट्स एथलीट्स जी, या अपने कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये साइकिलिंग भी आपने रखी है? हाँ जी, ये हमारा कार्डियो के लिए है, साइकिलिंग। हाँ जी, ये इसका कार्डियो का है, या फिर आपको मूवमेंट करानी है अपने लोअर बॉडी की, जिसमें आपका पेशेंट खड़े होके नहीं कर सकता, तो हम बैठ के, अगर बिल्कुल हाथ भी नहीं पकड़ता तो हम यहाँ से स्ट्रैप में बांधते हैं और फिर पेशेंट को धीरे धीरे करना ना शुरू करते हैं। ठीक है, पाँव की जो मसल्स जी, है वो धीरे धीरे रिकवर हो सके, हाँ, उसकी आप जैसे कह लीजिए खुलने लग जाए। खोलने लगे। जी, ठीक है, ये हमारा सस्पेंशन यूनिट है। सस्पेंशन। हाँ जी, इसमें हम क्या करते हैं, जी, ये इनकी मदद से अच्छा। हम पेशेंट को बांधते हैं इसमें। ठीक है, जो पेंडुलम होता है जैसे, पेंडुलम, ठीक जी, है, जी, जी। उसके जैसा फ्री वेट आता है। अच्छा, इसमें ठीक है, हाँ जी, जी। तो फिर पेशेंट का थोड़ा धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। वही जो मैंने कहा था, फाइन मोटर फंक्शंस हो गया। ठीक है, और जो एंटी ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी का भी इफेक्ट इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि ग्रेविटी से ही आप चलते हैं, आपकी स्ट्रेंथ भी वापस आती है। तो ये मशीन उसमें काम करती है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, यहाँ भी कुछ मशीन है मैम, इसके बारे में जी, ये है हमारी पैरेलल बार्स कहते हैं इन्हें। पैरेलल बार। हाँ, जी। इसमें हम लोकोमोशन कह लीजिए या वॉकिंग कह लीजिए, वॉकिंग ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा अच्छा, इस पूरे यूनिट को यूज करा जाता है। इवन इसका आप देख रहे होंगे, ये शीशा है यहाँ पे। जी, जी। शीशा जो है ये इसलिए है ताकि पेशेंट खुद से देख सके कि मैं हाँ जी, कि वो किस तरीके से पैर रख रहा है, किस तरीके से वो चल रहा है, ज्यादा झुक तो नहीं रहा आगे की तरफ या ज्यादा पीछे की तरफ तो नहीं झुक रहा। अच्छा, तो वो सारी चीजें इसमें इस्तेमाल होती है। ये वाला हम जब साइड वॉकिंग हम पेशेंट को सिखा रहे होते हैं, अगर पेशेंट बिल्कुल सीधा वाला नहीं कर सकता तो साइड से वो वॉकिंग उसकी शुरू करवाते तो हैं। वो इसकी तैयारी, मतलब उसको उसका जो ट्रीटमेंट है हाँ हम जी। इस वाले उसमें करते हैं। जी, क्या इस बिल्कुल। मशीन का नाम क्या है?
इसको हम पैरेलल बार्स कहते हैं। पैरेलल बात करते हैं, ठीक है मैम। बढ़ते हैं एक और नई मशीन की तरफ, आइए। जी जी, ये है हमारी CPM। CPM, जी, कंटिन्यूअस पैसिव मोशन। अच्छा जी, अब सर ये मशीन क्या है, जैसे आपने अभी ये सर्जरी वाली बातें बोली आपने कि भाई जी, बहुत जी। दिनों तक बंदा रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम पे क्या है, अब मतलब कई सारे जर्नल्स हैं, कई सारी स्टडीज हुई हैं, रिसर्चेस हुए हैं हमारे, तो उसमें क्या है, आज आपकी सर्जरी हुई जी जी जी, और आज ही आपको CPM के लिए दे देते हैं। अच्छा जी, ताकि रेंज ऑफ मोशन आपकी प्रॉपर खुलने लग जाए, ठीक है। नी का हो गया, हर बॉडी पार्ट का होता है, एल्बो का भी होता है, नी का भी होता है, हिप का भी होता है, तो वही है ये हमारा तो सारी ये मशीन से जल्दी रिकवर होता है। हाँ जी, रिकवर होता है। उसका मतलब अगर हम सिर्फ ऐसे करें कि हमने सिर्फ वो लगाया, अपना प्लास्टर लगाया, ठीक है, फिर वही आप काफी टाइम के लिए आपने क्या करा, पूरे एक हिस्से को इमोबिलाइज करने के चक्कर में आपने दो अलग अलग हिस्सों को भी, जो ठीक थे, जो सही से चल रहे थे, वो भी आपके इमोबिलाइज हो गए, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो अवेलेबल रेंज है उसमें भी आपकी मूवमेंट होती है, या फिर आपने कहा भाई आपने कल सर्जरी कराई घुटनों की, आज आप आ गए यहाँ पे, तो इसमें क्या हुआ भाई, ये सारा कंप्यूटराइज्ड है, हम इसे ऑन करते हैं, ये अपने आप चलता है, ठीक है, अपना सेट कर सकते हैं हम इसे यहाँ पे टाइम, ठीक है, हमने टाइम सेट करा, अपनी मूवमेंट जितनी अवेलेबल रेंज है अभी उसकी पेशेंट के पास, उसके हिसाब से ये मूवमेंट कराता है। हाँ जी, तो उसके गाइस हिसाब आप से देख पा रहे हैं, ये सारी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं डॉक्टर साहब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबा होता था, लेकिन प्रोसीजर अब धीरे धीरे जो है घट रहा है, बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर कर सकते हैं। उसकी सारी चीज़ें आपको यहाँ सीखनी है। अगर आप पैरामेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको इस सारी चीज़ों को सीखना है, और इनको सीख करके समझ करके फिर आप पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं उसकी जानकारी भी आपको हम साझा कर रहे हैं। मैम नेक्स्ट कुछ और भी है इसमें जिसमें हम दिखा सकते हैं मैम? आप ये देख लीजिए, ये हमारा एंकल एक्सरसाइजर है। एंकल, हाँ जी 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 जी, एंकल भी क्यों, आप इसे फुट एक्सरसाइजर बोल दीजिए, जी जी ठीक है। जी जी, जैसे कई बार क्या होता है, पैरों का पेशेंट ऐसे नीचे ये वाली एक्टिविटी नहीं कर पाता है, जी, ठीक है, तो उस टाइम पे इसमें हम पेशेंट के फुट को बांध के, अच्छा, ठीक है, ये सारी मूवमेंट उसकी करवाते हैं, अच्छा, ये इस तरह से और ये वाली, हाँ मशीन जी, उसमें हेल्प करती है मैम? हाँ जी, ये अपने आप बॉडी वेट से चलती है, कुछ कंप्यूटराइज नहीं है। कंप्यूटराइज, फिजियोथेरेपी का सबसे बेस्ट यही चीज है कि इसमें जो पेशेंट के भूली हुई जो उसकी मसल मेमोरी हो गई, जी, जी, या जो उसने प्रोलॉन्ग अपना बचपन से सीखा है, यानी इंट्रा यूट्रिन लाइफ में भी सीखा है, जी जी, जो अपने माँ के पेट में था, उन्हीं चीजों से हम वापस से पेशेंट को खड़ा करते हैं, वो जो उसकी मूवमेंट होती है वो वापस लेकर आते हैं। तो ये इस चीज की मशीन है मैम? जी, यहाँ जी। भी कुछ दीवार में हाँ जी, ये हमारा फिंगर लैडर एक्सरसाइजर है, ये हम शोल्डर मूवमेंट के लिए देते हैं, फ्रोजन शोल्डर। जब सर्दी का समय है तो ज्यादातर क्या होता है कि हमारे ओल्ड एज हो गए, या हमारे कोई भी शुगर वाले पेशेंट हो गए, या जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है, उनका क्या होता है, ये जो शोल्डर होता है जाम हो जाता है, या कहते हैं ठंडा पड़ जाता है, ठीक है, तो उसका है ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट, ठीक है। इससे हम धीरे धीरे खोलते हैं, और भी है, पर ये उस चीज का एक पार्ट है इसका। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे, पिछले बार प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा, जब हमने BNYS का प्रोग्राम को दिखाया था, वहाँ भी डॉक्टर साहब ने आपको एक्सप्लेन किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें हैं जो हैं आपको एक्सप्लेन करके बताई जा रही हैं। ये भी चीज़ें आपको देखनी होती है। इसके अलावा मैम कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं मैम? जी, ये हमारा मैट एक्सरसाइजर रूम है, आइए देखते हैं एक बार। ठीक है जी, जी, यहाँ पे हम मैट एक्सरसाइजेस करवाते हैं पेशेंट से। मैट एक्सरसाइज, जी, अच्छा, जी, अगर पेशेंट यहाँ पे कंफर्टेबल है तो यहाँ पे, अदरवाइज फिर वो अपने काउच में भी कर सकता है। जी जी, इसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि यहीं पे करना है, ठीक है। ये क्या कैसे? जी, मैट एक्सरसाइजर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमारा कोई पेशेंट है जो बहुत समय से बिस्तर पे है, ठीक है, पैरालाइज्ड मान लीजिए आप, पैरालाइज्ड है, अब धीरे धीरे उसकी मूवमेंट आ रही है, अच्छा, तो मैट ट्रेनिंग है, तो हम वो शुरू से लेके आखिर तक अपने पेशेंट की करवाते हैं। अच्छा, तो ये उसका एक पार्ट है, और दूसरा इसका ये है कि छोटे बच्चों के साथ ना हम काउच नहीं कर सकते हैं, जी जी जी, ठीक है, क्योंकि उनके गिरने का खतरा रहता है और चीजों का, तो उनकी सारी एक्सरसाइजेस हम यहाँ करवाते हैं। यहाँ पे कराते हैं जी। तो ये जो हमारे जितने भी जैसे पेशेंट हैं जिससे आपने एक्सप्लेन किया, तो वो यहाँ पे आके मैम इसको जी जी जी, यहाँ बच्चों के साथ हम भी जूते उतार के यहाँ पे बैठते हैं और तब बच्चों को एक्सरसाइज करवाते हैं। ये बेसिकली एक्सरसाइज मैट है मैम? जी जी, एक्सरसाइज मैट है। तो गाइस आप ये भी देख पा रहे हैं, हमने इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर किस तरह से उनको जो है इनको ट्रीट किया जाता है। तो आपने गाइस देखा, मैम ने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की। चलिए मैम सभी विदा लेते हैं। मैम थैंक यू सो मच, आपने एक्सप्लेन किया इसके लिए बहुत बहुत। गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग आज पैरामेडिकल के कोर्स की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आ चुके हैं एक और नई लैब में, जहां पर साहिबा जी हमारे साथ में हैं और वो बताएंगे आपको कि जो आपका BSc MLT जो कोर्स है आपका, उसमें इसका क्या महत्वपूर्ण रोल है। सबसे पहले तो साहिबा मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। मैम थोड़ा जो इंस्ट्रूमेंट आपने रखे हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दीजिए कि ये BSc MLT अगर बच्चा करता है तो उसमें इनका क्या महत्वपूर्ण रोल है, थोड़ा इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सबसे
पहले मैं बताना चाहूंगी ये पैथोलॉजी लैब है। पैथोलॉजी में जितने भी हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में ब्लड, स्पूटम, स्टूल, यूरिन, जितने भी ये आते हैं सैंपल, हम इनका टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। यस सर। जी जी जी। तो जैसे बच्चा बीएससी एमएलटी पढ़ता है, यस सर। तो उसमें इसका सारा महत्व, इसका मतलब रोल है उसमें। हाँ जी सर। जी जी। तो आप थोड़ा सा जो इंस्ट्रूमेंट आपने रखे हैं थोड़ा इनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सर ये FA50 है। जी जी जी। सर इसमें हम थायराइड T3, T4, TSH वगैरह टेस्ट लगाते हैं। जी जी। और ये हार्मोन प्रोफाइल के लिए यूज होती है। जी। हाँ जी सर। ये SGC क्लोटेड PTNR, अच्छा। जिसमें हमारे क्लोटिंग फैक्टर टेस्ट होते हैं, 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें से हम PTNR लगाते हैं, जो ऑपरेट से पहले पता चल जाता है कि कितनी किसकी कितनी वैल्यू होती है। अच्छा। यस जी सर। जी जी जी। तो बाकी और मशीन जी जी। हाँ जी सर। ये माइक्रोलाइट है। माइक्रोलाइट। यस सर। ये सर- क्या काम करती है? सर ये इसमें हमारे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितने हमारे बॉडी में वाटर होता है उनका बैलेंस बताने के लिए इसका यूज करते हैं हम। अच्छा। यस सर। इससे पता चलता है कि कितना बॉडी के अंदर जो है क्या क्या चीजें, यस सर। सर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कितनी मात्रा कितनी है, Yes, वो sir. सब चीजें चेक करते हैं। जी जी। सर ये हमारी है माइक्रोलैब इंस्ट्रूमेंट। सर इसमें हम ये LFT, KFT, अच्छा। लिपिड प्रोफाइल, ये सब टेस्ट लगाते हैं सर इसमें ना। इस वाली मशीन में? यस सर। सर ये सेमियोटो एनालाइजर है, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। अच्छा, इसमें सारी एलएफटी जो आपने यस सर। LFT के अंदर सर आते हैं टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन और ब्ल्यूरिबिन, ALP, OTPT, अच्छा। ये सब इसमें तो लगता है सारी सर। चीजें इस मशीन में हाँ आप जी सर। calculate करते सीरम वाले टेस्ट इसमें लगाते हैं हम। हैं? सीरम वाला टेस्ट। यस सर। जी जी जी। बढ़ते हैं मैम एक और ये मशीन। दोनों ही है ये सर। दोनों मशीन उसी की। यस सर। आप नेक्स्ट जो मशीन है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है। सर ये 3 पार्ट सेल काउंटर है और ये जी। 5 पार्ट सेल काउंटर है। अच्छा। सर इसमें हमारे सेल काउंट होता है, जैसे TLC, DLC, प्लेटलेट, HB, ये सब इस वाली मशीन में लगता है। और ये सर 3 पार्ट सेल काउंटर में हमारे आज सिर्फ आता है, जी। जैसे DLC आता है डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट, इसमें सर हमारा आता है लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। और जो ये 5 पार्ट सेल काउंटर है तो सर इसमें 5 आता है, अच्छा। जैसे हमारे मोनोसाइट, बेसोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। ये सारी चीजें इसमें। यस सर। ये इसमें आ जाता है। जी जी जी। तो मैम बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप यहाँ पर पेशेंट सर, मैं का technician। सैंपल ले रही हैं। सैंपल हमारे सैंपल लेने के बाद फ्लोरोटोमिस्ट आप होते हैं। उसको चेक कर रहे हैं मशीनों sir। में, डिफरेंट डिफरेंट जितनी मशीनें हैं यस सर। उसमें डाल करके आप उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। यस सर। और वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं आप डॉक्टर के कहने के हिसाब से कर रहे हैं मैम। Yes, जैसे sir। डॉक्टर ने आपको डॉक्टर रिक्वायरमेंट। सर हमें बोलता है कि LFT करना है, जी 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 तो हम उसी के अकॉर्डिंग सैंपल लेते हैं, जी जी। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम टेस्ट जैसे वहां से रिपोर्ट आपके पास आएगी कि इस पेशेंट का आपने ये चीज देनी है। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैम इसकी जो मतलब यानी कि अगर गाइस आप देख पा रहे होंगे कि मैम ने, साहिबा मैम ने इस चीज को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि अगर आप BSc MLT में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपका इसका कितना महत्वपूर्ण रोल है, यानी कि आप यहाँ पर लैब में आकर के आप सारी चीज़ों को चेक करते हैं, जैसे डॉक्टर निर्देश करते हैं उसी के हिसाब से आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं आपको इसी पाठ्यक्रम के अंदर यानी BSc MLT के अंदर आप सीखने को मिलती है आपको। ठीक है। ये हर एक चीज डिपार्टमेंट वाइज होता है सर, जैसे ये हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एलाइजा और इधर सेरोलॉजी। सीरोलॉजी का भी है। जी, जी, Yes, जी। sir। तो ये सारी चीज़ें आप यहीं से करते हैं। यस सर। ठीक है साहिबा मैम, आपने इसको एक्सप्लेन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राजदीप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पे। सर ये बताइए, ये जो मशीन हमारे पीछे लगी है किस चीज़ की मशीनें हैं और ये किस तरह से फंक्शन करती है? थोड़ा जानकारी सर आप इनके बारे में बताएंगे। सर ये बेसिकली हमारा जो रूटीन टेस्ट होते हैं, जैसे हमारा LFT होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, और जी, जी, जी। रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह, जी, जी। और आपका लिपिड प्रोफाइल होता है। अच्छा। तो ये मेनली उसके लिए है। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हम इसमें क्या, यहाँ पर रिएजेंट वगैरह लोड किया जाता है और ये प्रोब है, और यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन वगैरह होता है, जी जी और यानी कि आपका एंजाइम का और सबस्ट्रेट वगैरह का रिएक्शन जो होता है, जी। उसके बाद ये मशीन हमें फुल्ली ऑटोमेटिक है। अच्छा। ठीक है। हमें सिर्फ इसमें सैंपल को लोड करना होता है। सैंपल लोड जी। अगर हमारे पास बारकोड सिस्टम है जी। तो ये अपने आप ही रीडिंग ले लेगा, जितना सैंपल है हमारा, उसका नाम, एज, जो भी टेस्ट है उसके, वो अपने आप उसका पूरा डाटा सारी निकाल जानकारी लेगा, सारी जानकारी ले लेगा और अपने आप आपको रिपोर्ट निकाल कर दे देगा। ये सारी जानकारी जी। नेक्स्ट है सर एक और और सर ये हमारा है इम्यूनोएसे के लिए। अच्छा। इसमें हमारे जो हार्मोन्स प्रोफाइल होते हैं, जैसे हमारा जी, जैसे आपका ANC प्रोफाइल है, जिसमें आपका बीटा HCG और AFP वगैरह आपके हार्मोन से टेस्ट होते हैं, ये उनके लिए है। और भी अदर टेस्ट भी लगाए जाते हैं इसमें, जैसे CA-125 हो गया आपका। अच्छा। और आपके अदर टेस्ट हैं, GH है, ग्रोथ हार्मोन है, FSH है, LH है, प्रोलैक्टिन है, मतलब यानी कि जितनी भी आपका हार्मोन प्रोफाइल है वो सारा इस लैब में रखी जाती है। कैसे रखी जाती है सर इसमें यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर हम सैंपल लोड किया जाता है। जैसे ये आज हमने टेस्ट रन करवाए थे, अच्छा। तो ये सैंपल्स है हमारे। तो हमने क्या करना होता है, जब इसमें लगाते हैं, ये लोड होते हैं, तो हमारे पास PC में यहाँ पर, हाँ, इसमें ग्रीन सिग्नल आ जाता है कि अब आप इन
टेस्ट सैंपल को रन करवा सकते हैं। अच्छा। फिर हम इसमें मेन एंट्री करते हैं कि उसका नाम क्या है और उसका एज वगैरह वो एंट्री करते हैं। उसके बाद हम ये सिलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सा हार्मोन के लिए आपने टेस्ट लगाना है। जैसे हमें TSH लगाना है किसी का, तो हम TSH वहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा। और उसके फिर यहाँ पे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फिर हम इसको 40 मिनट्स का इसका पूरा टाइम होता है, रनिंग टाइम होता है। 40 मिनट्स के बाद आपका इसका रिजल्ट आपको इसमें शो करता है। तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने सर ने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि मशीन के अंदर आप सैंपल रखते हैं और 40 मिनट के अंदर सारी रिपोर्ट मशीन के पास होती है, यानी कि इनके पास होती है कि भाई जो पेशेंट का क्या कौन सी रिपोर्ट जैसे डॉक्टर मांग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बोला है कोई रिपोर्ट यहाँ तैयार करनी होती है। ये भी आपका जो है लैब टेक्नीशियंस का जो आप पढ़ाई करते हैं उसी के अंदर आपका सिलेबस में ये भी है कि ये भी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा कोई और भी मशीन है सर? जी सर, एक हमारे पास यहाँ पे ट्रूनेट है। ट्रूनेट, हाँ, जो आपका PCR होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसे आपने कोविड में देखा भी होगा। देखा था जी, उसमें RT-PCR वगैरह आपने काफी नाम भी सुना होगा। तो RT-PCR वैसे हमारा 2 होते हैं, एक हमारा रियल टाइम होता है और एक आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो ये रियल टाइम PCR है आपका, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम कोविड वगैरह के टेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव टेस्ट होते हैं, तो हम इसको ज्यादा अपनी तरफ से ये रखते हैं कि ये ज्यादा बेटर टेस्ट है, सबसे बेहतरीन टेस्ट अगर माना जाए तो ये PCR है हमारा। PCR बोलते हैं जी। थोड़ा टाइम होता है ये इसका, जो हम ये रिएक्शन वगैरह करवाते हैं PCR में, ये उसके लिए है। और ये आपका इसका रीडर है। तो ये दोनों मशीनें सर इसी की हैं? जी, ये दोनों मशीनें, ये एक आपका रीडर है और ये आपकी मेन मशीन है जिसमें भी हम रिएक्शन वगैरह करवाते हैं, यानी कि हम DNA को आगे से आगे एम्पलीफाई करवाते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज बनाते हैं। तो ये हमारा PCR के लिए है। PCR जैसे आपका HIV, HbSAg, HCV, तो सारी जानकारी जी यहाँ से मिल जाती है। और भी काफी लंबी प्रोफाइल है, काफी टाइम लग जाएगा वो बताने में। समझ गया मैं। तो आप समझ पा रहे हैं क्योंकि सर ने ये भी एक्सप्लेन किया, तो उस तरफ आप समझ पा रहे हैं। इन्होंने सारी मशीनों के बारे में जानकारी दी आपको और उन्होंने बताया कि देखिए आपका जो लैब टेक्नीशियन वाला जो आपका पार्ट है उसमें इन मशीनों का कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो आप समझ पा रहे हैं, हम आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता रहे हैं और आपके उन जो जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके पास ले जा करके आपको जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ सको और जब भी आप इस कोर्स में आएंगे तो आपके पास आप ब्लैंक नहीं होने चाहिए। आपके पास मतलब उस कोर्स से रिलेटेड आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप चीज़ को समझ सकें कि किस तरह से हमने किस कोर्स में एडमिशन लेना है। चल बढ़ते हैं एक और नई लैब की तरफ, वहाँ देखते हैं क्या कुछ है। सर से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं एक और नई ऑपरेशन थिएटर में, यानी कि जहाँ पर आपका जैसे अगर आप पैरामेडिकल में BSc OT का कोर्स अगर आप सिलेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं, अगर उसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है आपका ये जो लैब है जहाँ पर हम अभी आए हैं वहाँ पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका। आप यहाँ पर ऑपरेशन से रिलेटेड आप सारी चीज़ें सीखते हैं, डॉक्टर के साथ आप हेल्प करते हैं ऑपरेशन करने में और उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं सर से लेंगे। सर हमारे साथ में हैं आप, सर आपका शुभ नाम? सर सूरज कोहली। हमारे साथ सूरज कोहली सर हैं जो यहाँ पर हमें जानकारी देंगे इस ऑपरेशन थिएटर के बारे में। सर बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, जो हमारे व्यूअर्स हैं की तरफ से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं और उनको BSc OT में आना है, सपोज सर एक कोर्स है आपके पास में यहाँ पर BSc OT जो पैरामेडिकल के अंदर ही आता है। जी। तो उसमें क्या महत्वपूर्ण रोल है सर? इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें बच्चे सीखता है और ये इस लैब का इसमें क्या रोल है सर? देखो, BSc OT में मतलब सर्जरी साइड भी होता है जी, एनेस्थीसिया साइड भी होता है। जी। एनेस्थीसिया साइड मतलब जो बेहोशी आती है मरीज में, अच्छा, वो एनेस्थीसिया साइड में आती है और सर्जरी का जो भी असिस्टेंट होता है वो आता है उसमें स्क्रब में। हाँ। जी। तो यहाँ पर बेसिकली सर जिस लैब में हम अभी आए हैं, ये मशीनें वगैरह हम देख पा रहे हैं, तो ये यहाँ पर ऑपरेशन होता है सर? हाँ, इधर ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन का पार्ट होता है। तो गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सूरज सर हमको बता रहे हैं कि अगर आप BSc OT में अगर आप एडमिशन लेते हैं पैरामेडिकल के कोर्स में, तो यहाँ पर आप ऑपरेशन वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखते हैं, डॉक्टर के साथ हेल्प करते हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को समझने में आप हेल्प करते हैं। ये भी आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण रोल है। इसमें सूरज सर ने हमको जानकारी दी, इसके लिए सूरज सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू जानकारी देने के लिए। गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे आज पैरामेडिकल के जो प्रोग्राम में हम सभी ने जो है आपको जानकारी पहुंचाने की कोशिश की, आप लोग जानकारी साझा की, जिसमें जो हमारे जो हाईली क्वालिफाइड हमारे जो HOD मैम है वो हमारे साथ में है। मैम आपका एक बार पुनः जाते जाते आपका धन्यवाद। सर हमारे साथ में, सर आपका भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भी जानकारी दी। सर हमारे साथ में थे, सर ने भी बहुत जानकारी आपसे साझा करी। ये तमाम वो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जिन्होंने आपको जानकारी दी और आप दोस्तों आप इन चीज़ों को गंभीरता से लेंगे, सारी चीज़ों को आत्मसात करेंगे, समझेंगे इन चीज़ों को जो सर ने जानकारी दी, मैम ने जानकारी दी, जो दूसरे सर हमारे साथ में जो मौजूद हैं इन्होंने आपको जानकारी दी। फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड वाले पार्ट में और आपने देखा आज पैरामेडिकल के इस कोर्स में हमने आपको काफ़ी सारी जानकारी देने की कोशिश की। हमने जो आज के टेक्निकल हेड थे उनसे भी आपकी बात कराई,
जो हाईली क्वालिफाइड टीचर थे उन्होंने भी आपको जानकारी दी, उन्होंने भी आपको बताया कि पैरामेडिकल में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसमें क्या क्या आप चीज़ें सीखते हैं, बीएससी एमएलटी किस तरह से कर सकते हैं, बीएमआरआईटी का क्या पार्ट है, ओटी टेक्नीशियन में आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इवन आप पीपीटी कैसे करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने समझा होगा। और मेरा ये मानना है गाइज, अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आप ही पाएंगे कि आप इसमें सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आप पैरामेडिकल के कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बहुत इजीली आप जो है एडमिशन लेकर के इसमें आप जो है चीज़ों को समझ पाएंगे और कौन सा कोर्स करना है, किस तरह से करना है, उसकी सारी जानकारी हमने आपसे साझा करी। अब जाते जाते एक मैसेज मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, जो पहले एपिसोड से लेकर के आज इस 14 एपिसोड तक हमारा पूरा प्रोग्राम देखते हैं, उन तमाम लोगों के लिए, जो नए लोग हमारे फैमिली में, यूट्यूब फैमिली में जुड़े हैं, उन तमाम लोगों के लिए, और पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, जितने हमारे गार्जियंस हैं उन सभी के लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। दिल से आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप हमें मोटिवेट करते हैं, आप हमें प्रोत्साहित करते हैं, तो हम वीडियो अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के सामने ला पाते हैं, क्योंकि आप लोग ही हमारी स्ट्रेंथ है। फिर पुनः मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे इन यूट्यूब्स को जो वीडियोज़ हैं इनको तमाम उन बच्चों तक पहुंचाइए जो उत्तराखंड में पढ़ रहे बच्चे हैं या उत्तराखंड के बाहर के बेस के जो बच्चे हैं, तमाम जिन जिन स्टेट से आप हमें देख पा रहे हैं, आप हमें लिखिएगा, मैसेज कीजिएगा कि कौन से स्टेट से हमें देख पा रहे हैं और आपको हमारा कौन सा प्रोग्राम आपको हमारा बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज़, हम आप सभी का शुक्रगुजार करने के बाद, आप सभी का धन्यवाद करने के बाद मैं आपसे विदा लूँगा इस प्रोग्राम में। फिर एक नए सेशन में एक नए सब्जेक्ट पे फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, फिर रूबरू होंगे आपसे। आपके दोस्त, आपके होस्ट नमित पवार को आप इजाज़त दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, प्रणाम।